अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। जब तक इसराइली हमले नहीं रुकते कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बड़ा वाज़े, बड़ा क्लियर ईरान ने दुनिया को साफ साफ पैगाम दे दिया है। अब ईरान इसराइल जंग 8वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और इस बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने के लिए यूरोपीय ममालिक तेहरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि तेहरान वाशिंगटन से बात नहीं करेगा क्योंकि अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जराइम में पार्टनर है। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से खिताब में अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरान पर इसराइल का हमला इंसानी तहज़ीब के लिए एक तारीख़ी लम्हा है जिसमें तमाम ममालिक को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के लिए खड़ा होना चाहिए। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर ने ईरान पर इसराइली हमलों को गैर मामूली तौर पर कामयाब करार देते हुए कहा है कि इसराइल मकासद पूरे होने तक ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखेगा। इसी दौरान नाज़रीन, जनेवा में फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। ईरान पर इसराइली हमले के बाद ये पहला बराह रास्त सफारती राब्ता है। मुलाकात से पहले फ्रांसीसी सदर का कहना था कि यूरोप ईरान को सफारती और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता ऑफ़र देगा। इन पेशरफ्त के दौरान आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया है। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को पेशकश की है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार देने के साथ साथ सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दोहराई और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को भी जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कम करने और ईरान की एटमी सलाहियत पर सफारती मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों के दौरान ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि यूरोपीय ममालिक के दबाव पर ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खदशे का इजहार किया है कि तनाज़े में मुमकिना तौर पर नए फ़रीक़ मुतवज्जा हो सकते हैं जिससे ईरान इसराइल जंग बैनुल-अक़वामी तसादुम में तब्दील हो सकती है। ऐसा हुआ तो हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने पड़ोसी खलीजी ममालिक को भी खबरदार किया है कि अगर अमरीका को हमले के लिए ज़मीन इस्तेमाल करने दी तो आप भी निशाना बन सकते हैं। अमरीका के बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन और सऊदी अरब समेत खलीज फारिस भर में कई मिलिट्री बेसेस हैं। उधर रूस बारहा इस मामले में सालिसी की पेशकश कर चुका है, जबकि चीन ने अमरीका को इस लड़ाई से दूर रहने की तंबीह की है। आज चीनी सदर ने इस कशीदा सूरत हाल पर 4 तजावीज़ पेश की हैं। सदर शी जिनपिंग ने फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा करते हुए शहरियों का तरजीही तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और मुज़ाकरात और बातचीत को आगे बढ़ाने का बुनियादी रास्ता अपनाने समेत बैनुल-अक़वामी बिरादरी की अमन के लिए कोशिशों को नागुज़ीर करार दिया है। इसी दौरान अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये मज़मून में कहा गया है कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि चीन अमरीका के ख़िलाफ़ ईरान के मिलिट्री लिहाज से मदद करेगा। चीन ज़्यादा से ज़्यादा ईरान को दिफाई साजो सामान फराहम और सियासी और सिफारती हिमायत कर सकता है। तमाम तर सिफारती हल की कोशिशों और बातचीत के दौरान इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। 8 दिनों में नाज़रीन ईरान में 650 अफराद चुके हैं, जबकि ईरानी मिसाइल हमलों में तकरीबन 2 दर्जन इसराइलियों की हलाकत की तलात आ रही हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के साथ जारी जंग के आगाज से अब तक 8190 इसराइली शहरी अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं। साथ ही ईरानी हमलों से इमारतों, गाड़ियों, ज़ाती अशिया और दीगर सामान को नुकसान पहुँचने पर 30,000 से ज़ायद क्लेम्स भी इसराइली हुकूमत को अवाम की जानिब से जमा करवाए गए हैं। 8 रोज़ से जारी इस जंग में इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने के जो दावे थे वो भी हवा साबित हो गए हैं। ईरानी और मगरबी न्यूज़ एजेंसीज बता रही हैं कि ईरान के जवाबी हमलों में इसराइल को रोज़ाना लगभग $200 मिलियन का नुकसान हो रहा है और इस जंग ने इसराइल के दिफाई अखराजात भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा दिए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ही एक साबिक इसराइल के सिक्योरिटी मुशीर ने गुज़िश्ता दिनों बताया कि ईरान के साथ जंग के इब्तदाई 2 दिनों में इसराइल को तकरीबन $1.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ा था। सिर्फ यहीं तक बात महदूद नहीं रहती है। इसराइली साइंसदानों ने ईरान के मिसाइल हमलों में इसराइल के बड़े
तहकीकाती मरकज़ विज़मिन इंस्टीट्यूट को पहुँचने वाले भारी नुकसान का एतराफ़ करते हुए बताया है कि ईरानी मिसाइल हमले ने इसराइली तहकीक को कई साल पीछे धकेल दिया है। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली न्यूज़ वेबसाइट ने रिपोर्ट किया है कि विज़मिन इंस्टीट्यूट पर ईरानी मिसाइल हमलों के नतीजे में 57 करोड़ 20 लाख डॉलर के नुकसानात का तखमीना अब तक लगाया गया है। एक और इसराइली अखबार ने यह एतराफ़ किया है कि तल अवीव में आधे से ज़्यादा कारोबार बंद हो चुका है। इन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को यौमिया 2,42,000 बैरल तेल की बरामदात हालिया जंग के बाद से 1,02,000 बैरल यौमिया तक गिर चुकी है। ईरान इसराइल की तरफ मशरूत जंग ख़त्म करने तक की किसी किस्म की भी मुज़ाकरात से इनकार कर चुका है ईरान। उधर मगरबी ममालिक ईरान को एटमी मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। और इसी दौरान फिर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह इंकशाफ किया है कि अगर ईरान पर फौजी दबाव में इजाफा किया गया तो वो एटमी हथियार बनाने का फैसला कर सकता है। अमरीकी खुफिया एजेंसीज के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अगरचे ईरान ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर एटमी बम बनाने का फैसला नहीं किया है, लेकिन इसके पास इतनी अफजोदा यूरेनियम मौजूद है जो एक एटम बम बनाने के लिए काफ़ी हो सकती है। अखबार की रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि अगर अमरीका ईरान के हसास एटमी तनसीब फर्दो प्लांट पर हमला करता है या फिर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाता है तो ईरान मुमकिन तौर पर एटमी हथियार बनाने के अमल का आगाज़ कर सकता है। क्या इसराइल जारहियत से बाज आ जाएगा? क्या मगरबी ममालिक इसराइल का हाथ रोकेंगे? वही इसराइल जो ईरान के खिलाफ जारहियत शुरू करने के बावजूद मासूम फ़लस्तीनियों पर भी जुल्म ढाने से बाज नहीं आ रहा है। गजा को सेकंड ऑप्शन पर रखने के बावजूद नेतन्याहू के जुल्म की फौज ने फ़लस्तीन में भूख और मौत की यलगार जारी रखी हुई है। इमदाद का हर दरवाज़ा बंद करने के बाद भी अगर कहीं से निहत्ते और भूख के सताए फ़लस्तीनी की इमदादी कैंप पर कुछ मिलने की आस में जमा होने की कोशिश करते भी हैं तो वहाँ ये हैवान इसराइली गोलियां बरसा देते हैं और उसके बाद फिर ये तवक्को करते हैं कि जो ये ईरान में कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन जो ईरान इनके साथ कर रहा है वो दुरुस्त नहीं है। बहरहाल अभी फील के पिछले 2 साल से जो कुछ फ़लस्तीन में कर रहे हैं अब उनकी अपनी आवाम को भी ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे और इन सबसे पहले जॉन हुसैन जो कि ईरानी सहाफ़ी हैं तेहरान से प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार भी हूँ। जो सिचुएशन हम देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर जॉन आपको भी हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जिस तरह से आप मुसलसल बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। मुझे ये फरमाइए कि 8वें रोज में अब ये जंग दाखिल हो चुकी है, जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, वहां पर जिस तरह से मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, इसराइली फौज मुख्तलिफ किस्म के दावे कर रही है। अब कह रही है कि फजाइया ने आज मगरबी और वस्ती ईरान में हमले किए हैं, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है, साथ ही वो तेहरान में एक एटमी साइंसदान की शहादत का भी दावा कर रहे हैं। आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, कल भी मैं देख रही थी जिस वक्त आप रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त भी आपके पीछे धुएं के बादल हमें दिखाई दे रहे थे। इस वक्त जॉन क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर? जी अस्सलाम वालेकुम किरण, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा, ग्राउंड पे जो सिचुएशन है आज के दिन काफी डायल डाउन हो गई है। शुरू में आई थिंक इजराइल का जो इनिशियल अटैक था वो काफी हद तक उसमें टेंशंस थी, बट अभी जो कल और आज बिल्कुल ईरान ने, आई वुड से ईरान की आवाम जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है और बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री है, क्योंकि ईरान ने जो रिटेलिएशन दी है वो काफी सख्त है इजराइल के ऊपर। तो ऑन ग्राउंड ना ड्रोन इंटरसेप्शंस मुझे नजर आए, कल रात को बिल्कुल सुकून से सोया, परसों रात को भी बिल्कुल सुकून से सोया, कोई ड्रोन इंटरसेप्शन नहीं थे, ना ही लोकल रिपोर्ट्स आ रही थी। शिराज में, तबरेज में कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत ड्रोन इंटरसेप्शन हो रही थी, बट जनरली कोई ऐसा इफेक्टिव स्ट्राइक इजराइल ने नहीं किया जो कि कह सके कि नुकसानदेह है। जहां तक रही दूसरी चीजों की बात कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हलाक किया है या असैसिनेट किया है, ये खबर भी इस वक्त कंफर्म नहीं है। जबकि ईरान की तरफ से यहाँ पे जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं जो इजराइल के ऊपर हुआ है, और इंटरनेशनल मीडिया में भी आई एम श्योर आप देख रही हैं और आपने खुद भी बताया, इजराइल में इस वक्त एक पानी की बोतल भी 10-20 डॉलर की जो है वो बिक रही है वहाँ पे, और लोगों को, यहूदियों को अंदर शेल्टर्स में नहीं आने, नॉन यहूदी जो है, नॉन ज्यूज हैं, उनको शेल्टर्स में आने नहीं दिया जा रहा, इतना रश हो गया है। उसके साथ साथ ईरान ने बहुत ही की स्ट्रेटेजिक मकामात पे हिट किया है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स हियर। बेतियान टेक्नोलॉजी सेंटर पे इन्होंने जो है स्ट्राइक किया जहां साइबर ऑप्स रन होते थे। अमन मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स पे हिट किया। उसके साथ साथ आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स पे हिट किया कल। आज जो सूरत हाल है वो तो आपने खुद भी बताई, और आज माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग पे भी डैमेज हुआ, साथ ही साथ नेगेव में, गोलान में,
हाइफा में, तेल अवीव में, डिफरेंट मकामात पे ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो बहुत तेजी से आई थिंक पेनिट्रेट कर रही हैं और आयरन डोम भी इनइफेक्टिव हो गया। सो आई फील लाइक आज लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। पहले भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि कोई केओस हो या कोई लाइनें लगी हुई हो ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर और पंप्स के बाहर, बट आज आई वुड से इट वाज मोर, जो जो जज्बा था वो ज्यादा था। फ्राइडे का भी आपने देखा होगा कि इतने सारे लाखों लोग जो है जी। वो बाहर आए फॉर द स्पोर्ट। तो या अच्छा, जॉन ये भी कहिएगा कि एक तो खामनाई साहब का जो स्टेटमेंट आया कि आवाम जो है वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाएं, फिर जिस तरह से अपना इस तरह का रिएक्शन दें, तो वो जो पैनिक की हल्की फुल्की सिचुएशन पैदा हो भी रही थी, आज आपकी बात से मुझे लग रहा है कि वो भी अब बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो ये फरमा दीजिएगा, एक तो आपके वजीर खारजा इस वक्त मौजूद हैं जनेवा में, फिर कल रात जिस तरह से हमने अमरीका की तरफ से स्टेटमेंट देखा सामने, उनको 2 हफ्ते में वो फैसला करने की बात कर रहे हैं, तो इससे एक उम्मीद शायद हो चली है कि शायद मामला अगेन बातचीत के ये हल हो जाएगा। इस पर मौकफ क्या है ईरानी हुकूमत का? देखिए, मैंने फॉरेन ऑफिस से भी बात की है, स्पोक्स पर्सन से। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में ईरान जो है वो नेगोशिएट नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका, एज यू ऑलरेडी सेड, नेगोशिएशन प्रेशर में नहीं होगी। अगर होगी तो आजादाना तौर पे होगी, और जंग भी बंद होगी तो आजादाना तौर पे होगी। तो अमेरिका क्योंकि इन्वॉल्व है, और निगोशिएशन के अंदर एक ग्राउंड बनाया जाता है जहां पे नजर आता है कि दोनों साइड या जो भी मल्टीलैटरल अगर है तो सारी साइड जो है वो खामोश हो जाती है। जबकि ईरान ने अपना हमला और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया इसराइल की तरफ आफ्टर द थ्रेट्स बीइंग पोज्ड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप साहब का जो बयान था, जो ट्वीट था, उसके बाद और ज्यादा सिचुएशन आई वुड से वॉलेटाइल हो गई है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक ईरान इज द इरानियन पीपल एंड ईरानी गवर्नमेंट इज रेजिलिएंट ऑन द फ्रंट कि वो निगोशिएट नहीं करेंगे प्रेशर में आगे किसी के साथ भी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राना साहब भी साथ ही मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता किया है। इससे पहले फील्ड मार्शल की अमेरिका में अमरीकी सदर से मुलाकात हुई, और वहाँ पर पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से क्या मौक़िफ़ पेश किया, इसके बारे में भी बताइएगा। और फिर मुख्तलिफ क्योंकि ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, तो इसीलिए मैं पहले आपसे ये सवाल कर रही हूँ। और साथ साथ जिस तरह से हमने देखा, एक मुलाकात होती है, बड़ी अहम मुलाकात होती है फील्ड मार्शल के साथ अमरीकी सदर की, और उसके फौरी बाद हम देखते हैं कि अमरीकी सदर का जो स्टेटमेंट आता है ईरान के हवाले से, वो अपने जो एक हार्श पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात कर रहे थे, उससे वो पीछे हटते हैं। 2 हफ्ते का वो टाइम लेते हैं फैसला करने में, और इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का इनपुट इसमें शामिल है, जो वो अपने मौक़िफ़ से फौरी तौर पर पीछे हटें। तो इस पर भी फरमाइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि पाकिस्तान इस मामले से नाखुश है और जो ईरान को बहुत बेहतर समझता है। तो बिल्कुल पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है आज जिनीवा में भी जो हमने दिया वो यही था कि जब नेगोशिएशंस के दरवाज़े खुले हैं और जब बातचीत जारी है, तो उस वक्त हमला करना तो बारबैरिक है, ये तो इंटरनेशनल लॉ को वीकन करना है, और ये अनकॉल्ड फॉर है और एग्रेशन है इजराइल की तरफ से। तो इसको तो जितना भी कंडेम करें वो गलत, वो जितना भी कंडेम करें वो कम है। तो ये हमारा बेसिक मौक़िफ़ है कि जब आपके नेगोशिएशन के दरवाजे खुले हैं तो उस वक्त क्यों आपने जो है वो हमलावर हुए, और बिल्कुल ये सीज़ फायर होना चाहिए और बातचीत की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए, हमारा मौक़िफ़ यही है कि रीजन में स्टेबिलिटी वापस लाना बड़ा ज़रूरी है। हमें नेगोशिएशन के टेबल को दोबारा खोलना है, बातचीत डिप्लोमेसी से जो है इस मामले को हल करना है, और जंग से जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, पहले भी दुनिया ने देखा था कि इराक के ऊपर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, कि उनके पास हथियार हैं, ये इल्ज़ाम लगा के पूरे उस मुल्क को तबाह कर दिया गया, इंसानियत पे हमला किया गया, और उससे हासिल हसूल कुछ नहीं हुआ। अब जब अमेरिका की अपनी इनसाइड जो इंफॉर्मेशन है, उनके अपने जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं हैं और वो आगे बनाने का वो कर सकते हैं, तो ये तो फिर तो कोई अर्जेंसी होनी ही नहीं चाहिए कि आप हमला करें। और देखें, ये ईरान जो है, सॉरी इजराइल जो है, उसको आदत थी निहत्ते बच्चों को, बच्चियों को, माओं को धमाके बम मार मार के, उनको जो फाइट नहीं कर सकते थे, जिनके पास पिस्तौल भी नहीं थी, जिनके पास सिर्फ पत्थर थे, तो उनको मार मार के वो बड़ा बिल्कुल ऐसे ही सर, वो ईरान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान इस तरह के रिटेलिएट करेगा। इसी के लिए फिर फौरन उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया और उन्हें अमेरिका को कहना शुरू कर दिया कि आप आए, मदद करें, हमारी इस जंग का हिस्सा बने आप। ये बिल्कुल हमारे सामने बड़ा क्लियर है। अब मुझे ये फरमाइए सर, एक मैंने मुलाकात की बात की, बड़ी अहम मुलाकात थी, और
और यकीनन ये अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ी अहम थी कि हमारी जो हम बुनियाद मरसूस जो ऑपरेशन हुआ, मार्का हक हुआ, उसके बाद ये एक अहम मुलाकात का होना, तो ये भी हमारी फतह पर लग गई अमेरिका की तरफ से। अब मुझे ये फरमाइए सर कि ये मुलाकात होती है, इसके फौरन बाद वजीर आजम के पास एक कॉल आती है मार्को रूबियो की, तो क्या इन मुलाकातों के बाद जो ईरान का मामला है उसमें सालिसी का किरदार अदा करने में या इस मामले को सॉर्ट आउट करने में पाकिस्तान की वैल्यू और पाकिस्तान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है क्या, या पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर रहा है क्या? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान ये किरदार अदा कर रहा है, और जो फील्ड मार्शल साहब जब प्रेसिडेंट से मिलने गए, उन्होंने वहाँ भी जो है इस चीज़ को रोकने का, ये जो हमला इजराइल कर रहा है उसको फौरी तौर पे रुकवाने के लिए, और कि इससे कोई नतीजा खेज़ रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, इसी के ऊपर ही हमारा फोकस है। हम तो समझते हैं कि फौरी तौर पे ये जंग रुक जानी चाहिए। ये हमला जो इजराइल कर रहा है, जो कि एक एग्रेशन है और अनकॉल फॉर है, इसको रोकना, फौरी तौर पे रोकना चाहिए और बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। और बिल्कुल पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिकली पूरे रीजन के साथ राब्ते में है, ईरान के साथ राब्ते में है, और जो GCC के ममालिक हैं उनके साथ राब्ते में है, और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये जो फैसला किया में हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। 2 हफ्ते में फैसला करने की जो बात की, फौरी तौर पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई या किसी भी किस्म की इंटरवेंशन के बजाय उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम लिया, इसमें भी पाकिस्तान का किरदार रहा है? बिल्कुल, देखें, हम तो समझते हैं कि किसी को भी इस जंग में जो इजराइल ने शुरू की है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और हमने इसको अपोज किया है। और बिल्कुल ये जब उन्होंने कहा सदर ने कि पाकिस्तान ईरान को बहुत बेहतर समझता है, दे नो देम बेटर, और वो इस चीज़ से नाखुश है, तो हमारा यही मैसेज है कि वो उसमें हम कभी भी अमेरिका को हमने ये तो इससे निगेट ही करना था कि इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि इसको इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहिए और बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इस चीज़ को ईरान ने भी रिकग्नाइज़ किया, उनकी असेंबली ने भी रिकग्नाइज़ किया, यूनाइटेड नेशंस में जो उनका रेप है उसने भी रिकग्नाइज़ किया पाकिस्तान की सपोर्ट को। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सालिसी के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है और इस जंग को ख़त्म कराने में अपनी काविश कर रहा है, और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। इससे पहले कि मैं जॉन की तरफ जाऊं, आप मुझे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। क्या इस किस्म की भी बात हुई कि अगर, क्योंकि जो बात हो रही है, जो इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि असल मोटो उनका क्या है, वो वहां पर क्यों कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हुकूमती तब्दीली वो वहां पर चाहते हैं, और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन ईरान में पैदा होती है, अगर ईरान कमजोर पड़ता है, तो जो दहशतगर्द वहां पर मौजूद हैं बॉर्डर के पार, वो ईरान के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। ऐसी भी कोई बात हुई है मीटिंग में? नहीं, देखें, हम तो नहीं समझते कि कोई ऐसे दहशतगर्द ईरान में मौजूद हैं जो कि कोई ख़तरा बनेंगे, लेकिन जब एक मुल्क तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन वो कहता है कि हमें बराबरी के सतह पर करेंगे, कोई आप हमारे घुटने टिकवा के आप बात कराएंगे तो हम बात नहीं करेंगे, हम पूरी ये जंग लड़ेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से उनको मौका देना चाहिए। देखिए, उनके दो सरहदी इलाकों की बात कर रही हूँ जो ईरान के लिए भी खतरनाक है और जो पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक है, उन दहशतगर्दों की बात कर रही हूँ। देखिए, इंस्टेबिलिटी, बिल्कुल ये तो बात, इसमें कोई बिल्कुल क्लैरिटी है कि अगर इंस्टेबिलिटी आएगी रीजन में तो उसके खतरात तो फिर पूरे रीजन और ओवरऑल दुनिया में फैलेंगे, तो उस तरफ तो हमें नहीं बढ़ना चाहिए। और ये जो 2 अहदाफ इजराइल जो खुल के बयान कर रहा है कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को जो है वो गर्क करेगा और वहाँ रजीम चेंज चाहता है, ये दोनों ऐसे, जब न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर बातचीत के दरवाजे नहीं बंद तो उसकी क्या ज़रूरत है, और जब रजीम चेंज तो बिल्कुल उल्टा हो गया, जब पूरा देखें जो इजराइल जो दुश्मन है उसके खिलाफ तो जो इंटरनल इख्तलाफात हैं वो भी साइड पे हो गए ईरान में, और सारा ईरान जो है वो एक यकजहती का मुजाहरा कर रहा है। तो दोनों उनके जो अहदाफ हैं वो तो, बल्कि इजराइल इस वक्त दावत दे रहा है बार बार अमेरिका को कि वो आके इस जंग का हिस्सा बने, जो उसकी डेस्परेशन दिखा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जॉन मुझे ये फरमाइएगा, बिल्कुल ठीक, जॉन मुझे ये फरमाइएगा कि जैसे ही इसराइल की तरफ से अटैक किया गया उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत से प्रॉक्सीज या बहुत से ऐसे एजेंट्स मोसाद के गिरफ्तार किए गए ईरान की तरफ से, बताया गया उनके बारे में तकरीबन 70-80 के करीब वो दहशतगर्द या वो प्रॉक्सीज या वो एजेंट्स हमारे सामने आए। अब तक क्या उनकी शनाख्त हो चुकी है, कौन है, उनका ताल्लुक कहाँ से है, क्या वो ईरान से ही उनका ताल्लुक है या किसी दूसरे ममालिक से आकर ईरान में बैठे हुए थे, पता चल सका है उनके बारे में कुछ?
जी बिल्कुल, लोकली जो न्यूज़ स्प्रेड हो रही है मोस्ट ऑफ देम आर ईरानी हैं ज़्यादातर। लेकिन एक अभी खबर आई है, इंटरनली हम लोगों के ग्रुप में मैसेज आया है कि एक यूरोपियन सिटीजन को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो स्पाई कर रहे थे इसराइल के लिए। एंड इसके ऊपर डिपेंड नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि कौन से मुल्क पे थे, क्या कौन सा कहाँ या एग्जैक्टली वो क्या काम कर रहे थे। बट यहाँ पे बहुत तेजी से इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो है वो हो रहे हैं इन फैसिलिटीज के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ। और जाहिर सी बात है, ईरान बीइंग अ वेरी ह्यूज कंट्री, 7 करोड़ लोग यहाँ पे, और रीजन बहुत बड़ा है, और इसराइल ऑन दी अदर हैंड एक बहुत छोटे खत्ते में। तो जाहिर सी बात है, जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस टेरिटरी में आप लगाएंगे टू क्रिएट डिस्टेबिलिटी सैंक्शंस के साथ, और लोगों को भी ध्यान रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन होगी। बट यहाँ पे आई थिंक आई वुड से कि जो रिपोर्ट्स मेरे पास मौसूल हो रही हैं उसके हिसाब से काम काफी इफेक्टिव रहा है। एंड पीपल आर कंप्लीटली इन द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट आज तक जो मुझे नजर आ रहा है। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये भी फरमाइए कि जो इसराइल की तरफ से एक और दावा किया जा रहा है कल के हमले के हवाले से, कि कल रात ईरान ने जो अटैक किया क्लस्टर बम्स से किया, और वो ऐसा एक बम है कि जिसके अंदर दर्जनों बम छुपे हुए होते हैं, उससे अटैक किया गया है इसराइल पर। तो इसकी कोई हुकूमत की तरफ से, हुकूमती सतह पर कोई तस्दीक या तरदीद मौजूद है, हुई है अभी तक? हुकूमत खामोश है। मैं पूछता हूँ किरण तो वो मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं। मैं उनसे पूछा, मैंने कहा बताएं थे थोड़ा सा, तो वो मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल रिपोर्ट्स ये हैं कि एक मिसाइल ईरान ने ऐसा इस वक्त दागा है जिसके अंदर एक मिसाइल से 26 क्लस्टर्स जो म्यूनिशंस हैं वो निकलती हैं। तो ईरान ने, और मैंने अपनी आंखों से जाते हुए देखा, एक मिसाइल बिल्कुल नया सजील जो है का नया वर्जन कह रहे हैं। तो इस ईरान जो है वो अभी बता रहा है कि हमारे पास और भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी मौजूद है जो हमने नहीं दिखाई है। और उसके साथ साथ पूरे पूरे शहर हैं अंडरग्राउंड, यहाँ पे लोकली मीडिया को अच्छी तरीके से पता है, शहर है अंडरग्राउंड जिनके अंदर मिसाइल स्टोर हुई हुई हैं। तो अभी तो नहीं बताया जा रहा कि एग्जैक्टली मिसाइल टेक्नोलॉजी जो यूज की है वो किस, बट नई मिसाइल टेक्नोलॉजी अब आहिस्ता आहिस्ता यूज करना शुरू हो गया है। इसराइल के हमले के बाद मेरे ख्याल में बेहतर होगा इसराइल के हालात। अब आप लोग पूछे इसराइलियों से कि वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि ईरान में आई कांट फाइंड एनीथिंग। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मिल जाए, बट इतना कुछ खास मिल नहीं रहा। जी, ये सब वैसे तो वो इतना खुल के कुछ बता नहीं रहे, लेकिन अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो करें तो वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, इंडिया के जो लोग बैठे हुए हैं, तो वो बता रहे हैं कि अच्छे खासे पैनिक में हैं, और वहां पर हर 20-25 मिनट के बाद लोगों के मोबाइल फोन पर मैसेजेस आ जाते हैं कि आप फौरी तौर पर सेफ हाउसेस में चले जाएं, क्योंकि फिर ईरान जो है वो कोई अटैक करने वाला है, और लोग अपना काम छोड़कर फौरी तौर पर भागते हैं और वो अपने उन बंकर्स में जाकर छुप जाते हैं। राना साहब, आखिर में मुझे ये फरमा दीजिएगा सर, फील्ड मार्शल ने आज एक गुफ्तगू की है, इससे पहले वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब कर चुके हैं, दोनों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात की है। उन्होंने बताया कि सदर ट्रंप को भी इस हवाले से पेशकश की है। तो क्या कोई ब्रेक थ्रू देख सकते हैं हम, क्योंकि आज वजीर आजम ने मार्को रूबियो से भी गुफ्तगू की है, तो उस गुफ्तगू में भी क्या इसी तरह की कोई बात हुई है सर? देखिए, डेफिनेटली सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के लिए जो एक कह लें जो फाउंडेशन ले होनी थी मईशत की, वो ले हो चुकी है। हमारी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हो चुकी हैं, इकॉनमी का माहौल बेहतर हो रहा है, अब हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये दावत हमने यूएस को भी दी। यूएस का इससे पहले डेलीगेशन भी आया था, बिज़नेस का डेलीगेशन। तो इन चीज़ों के ऊपर बातचीत जारी है, और हम समझते हैं कि अमेरिका के साथ हमारा जो तल्लुकात हैं वो एक नए फेज़ में एंटर हो रहे हैं, जहाँ वो बेहतरी और मजबूती की तरफ जा रहे हैं। और जो हमारा जो म्यूचुअल इंटरेस्ट्स हैं उनके ऊपर हम मज़ीद मिलके काम करेंगे, और पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा। अच्छा सर, वैसे ये ईरान इसराइल मामले से पहले फिर वो टैरिफ वाला एक मामला भी चल रहा था, और पाकिस्तान की तरफ से जीरो टैरिफ की पेशकश भी की गई थी। तो जो हमारा वफ्द गया हुआ था वो सिलसिला तो कुछ और था, लेकिन क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? उस हवाले से, टैरिफ के हवाले से कोई बात हुई है उस दौरान? पाकिस्तान ने अपना जो टैरिफ का वक्त भी गया हुआ था इस बातचीत के लिए। जी, हमने वो प्रपोजल सबमिट करा दिया है यार को, और अभी अमेरिका उसका जायज़ा ले रहा है और फिर वो अपना इनपुट देगा। तो ये कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ होती है। हमने एक डिटेल्ड प्रपोजल सबमिट हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अब अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर कमेंट्स आएंगे तो फिर ये मज़ीद बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन इट इज़ इन प्रोग्रेस। जो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब हैं वो इस कॉन्वर्सेशन को लीड कर रहे हैं, वो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ भी राब्ते में हैं। तो वी आर वेटिंग फॉर देयर रिस्पांस, और फिर हमारा रिस्पांस जाएगा। तो ये बैक एंड फोर्थ चलेगा। ऑब्वियसली दिस इज़ अ नेगोशिएशन, तो इसके ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन इज़ इन प्रोग्रेस।
बिल्कुल ठीक। राना एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ मौजूद थे आप, जिसके लिए बहुत सारी दुआएं भी और बहुत सारी उम्मीद भी, अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत भी फरमाए और हक और फतह के साथ जल्द से जल्द इस मामले से आप लोग निकलें। बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाज करने जा रही थी, एहतजाज तो मौखर हो गया, लेकिन अब बजट के हवाले से कुछ अहम बातें हो रही हैं, बजट में साथ ना देने की बातें हो रही हैं और असेंबलीज को डिसॉल्व करने की बात हो रही है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा अहम स्टेटमेंट दे दिया है। वो बजट की मंजूरी की बात कर रहे हैं, मुशावरत की बात कर रहे हैं और ऐसी धमकी भी दे रहे हैं कि नहीं भी कर सकते हैं, असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस पर गवर्नर साहब का क्या मौक़िफ़ है? फैसल करीम कुडी साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कुडी साहब आपके वक्त की। सर, खान साहब से मुशावरत के बगैर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि बजट मंजूरी का अमल रोक देंगे, रोक दिया है उन्होंने, और 30 जून तक बजट मंजूर नहीं होता तो 1 जुलाई से सरकारी फंड्स का इस्तेमाल रुक जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या आप वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक बचगाना स्टेटमेंट जो है वो सीएम साहब ने दी है और उनको ये पता नहीं है, अगर वो थोड़ा सा आइन और कानून का अगर मशावरत या अगर खुद नहीं कुछ समझ तो किसी से ले लेते, कि उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर उनका जो है वो उनके अपने कैदी से मुलाकात नहीं हुई तो हम उस वक्त तक जो है वो बजट नहीं पास करेंगे। आज कट मोशन होने थे जो कि मंडे तक डिले कर दिए गए हैं। पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि एक कन्विक्टेड शख्स ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को चलाए, और अगर वो मुलाकात उनकी 30 तारीख तक नहीं होती, किसी वजूहत की बुनियाद पर या कुछ होती है, नॉर्मली होती है, कभी मुलाकात होती है कभी नहीं होती है, तो ये अगर ये धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं किसी सूबे का बजट पास नहीं होने दूंगा, तो ये कौन से सुल्तान रही के डायलॉग बोल रहे हैं? क्या वो मरकज़ में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में बजट रुकवा सकते हैं? अगर रुकवा सकते हैं तो ज़रा एक रिहर्सल करके दिखा दें अपने सूबे में उनको, क्योंकि उन्होंने इतनी करप्शन की हुई है, वर्करों में इतनी बेचैनी है इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ। अली बाबा 40 चोर की यहाँ पर हुकूमत है, जिन्होंने आपने देखा कोहिस्तान को इस तरीके से लूटा 50 अरब, फिर गंदम का लूट मार का स्कैंडल आया, फिर चीनी का आया, अस्पतालों का आया, पेंशन और तनख्वाहों का आया। आप मुझे बताएं कि इनका वो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट आज कहाँ पर है, जो कि पहले बात करते हमारा बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है, फलां है, ढींगे, आज उसका नाम लेना हुआ, शर्म से नाम नहीं लेते बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का। और अब जो देखें चीज़ें, जिस अब पहले मस्जिदों में लोग कहते थे कि जी, वो आते थे कि जी किसी ने चप्पल चोरी कर ली है, किसी ने घड़ी चोरी कर ली, इन्होंने तो मस्जिदों के सोलर चोरी कर दिए, सोलर पैनल का जो स्कैंडल आया है। तो अब हमें बताए जो इनका कैदी बैठा हुआ है जेल में कि मदीना की रियासत में चोर और डाकू की क्या सजा होती थी, कि उनको और डाके और चोरी करने का जो है वो करते। वो इनका एक शख्स जो हमेशा कुरान शरीफ पे जो है, जो हमेशा झूठा शख्स ही कुरान शरीफ और सूरत यासीन पे जो है वो हल्फ उठाता है, जो हल्फ उठाता था आज उसको नैब ने बुला लिया कि तुम भी जो है गंगा में हाथ आपने धोए हैं, जो कि कोई सांस स्कैंडल है। लिहाजा इनका जो है एतमाद अपने मेंबरान के एतमाद पे नहीं है, लोगों का नहीं है। अब लोगों की सिंपैथी गेन करने लेकर है कि अगर मैं अपने कैदी से नहीं मिला तो ऐसे नहीं होगा। वो एक कन्विक्टेड शख्स है, उसके अपने करतूतों की वजह से कन्विक्टेड है, और आप कहते हैं मैं उससे मिल के बजट, अगर वो कल नहीं मिलते हैं, मैं कहता हूँ आप जुर्रत करके दिखाएं, अगर वो 30 तारीख नहीं मिलते फिर आप बजट पास ना करें। ये ऐसी ड्रामेबाजी है इनकी। ये कल कोई बहाना बनाएंगे कि मुझे जो है अपने जो चेयरमैन है गौर अली खान या मेरे सीनियर ने बुलाया और हम इस शर्त पे बजट पास कर रहे हैं, मुझ पे प्रेशर आ गया, मैं नजरिया ज़रूरत के तहत ये कर रहा हूँ। ये सिर्फ इनके डायलॉग्स हैं, इनको संजीदा न लिया करें और स्टेटमेंट्स की टाइमिंग भी देख लिया करें। रन थी तो दिन को स्टेटमेंट और होती है। अब सर आप कह रहे हैं कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ बातें हैं और बजट पास हो जाएगा, लेकिन हम अगर सोच लें जो वज़ीर आला बात कर रहे हैं, अगर वो हो जाता है तब आपका स्टांस क्या होगा? क्या आप एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे वज़ीर आला को, या फिर इमरजेंसी या गवर्नर राज की तरफ सिचुएशन जा सकती है? देखें, बात यह है कि पहली बात है कि 30 तारीख अगर ये बजट पास नहीं करते तो 1 जुलाई से आपके पास सूबे में पैसे नहीं है। आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप एक किस्म का आप कोलैप्स कर जाएंगे। आप मतलब है कि अपनी चाय की पहले तक नहीं पी सकते हैं। बात तो सीएम ने की है कि मेरे पास इतने पैसे कि मैं वफाक को जो है वो कर्जा दे सकता हूँ। वो सीएम ने अपनी जेब की बात की है कि उसने इतनी करप्शन की है कि शायद वो जो है
वो वफाक को कोई कर्जा दे सकते हैं। सूबा जो है इस वक्त कंगाल है, क्योंकि हमारे बल्दियाती नुमाइंदे, हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जितने तबके फ़िक्र के लोग हैं वो सड़कों पे अपनी तनख्वाह और पेंशन के लिए रो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन बेचना चाहते हैं यूनिवर्सिटियों की, कि हम यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचें। जो लोग लाइब्रेरीज और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बना रहे थे, वो लाइब्रेरी अब जो है वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचने पे आ गए। लिहाजा जब चीज़ होगी तो आइन और कानून के मुताबिक होगी। आइन में जो चीज़ें होंगी उसको रेफरेंडम फॉलो करेंगे। मैं क्यों इनको एतमाद, इनका आपस में इतना बद एतमादी है कि एक दूसरे को खुद भी एतमाद का उठ कह देंगे। इनकी जो चीज़ें चल रही हैं, अब मैंने आपको बताया कि कोहिस्तान में 50 अरब का स्कैंडल है। इनका स्पीकर जो कि PSC का चेयरमैन, वो कहते नहीं 500 से 700 अरब का है। इनके बल्दियाती इदारों की आज तक ओवरसाइट नहीं हुई। इन्होंने बल्दियाती इदारे लूट लिए हैं, नौकरियां बिक रही हैं, फंड पे कमीशनें हैं, जिधर जिधर जो बात करते हैं बगैर कमीशन की बात नहीं होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो अली बाबा 40 चोर हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं और ऐसे भर रहे हैं जैसे कल इनकी हुकूमत जाने वाली है। इन्होंने जो है जिस तरीके से सूबे को लूटा है और लूट रहे हैं, इसकी मिसाल तारीख में समझता हूँ कि नहीं मिलती। सही, आपने गवर्नर साहब विफाक की बात कर दी, तो विफाक के हवाले से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यानी राजा परवेज अशरफ साहब से असद कैसर साहब तहरीक इंसाफ की हैसियत से वहाँ पे मिले उनसे, और उन्होंने बजट में बॉयकॉट करने के हवाले से कोई पेशकश की है। तो क्या ये मुमकिनात में से है कि पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर बजट मंजूरी का बॉयकॉट करे? कोई हर्फ आखिर नहीं होता, लेकिन जिस जमात का नाम PTI उस पर कोई ट्रस्ट नहीं है। ये तो मतलब है कि इनका कोई एक सेकंड का एतमाद नहीं होता कि इसके साथ क्या है। आज असद कैसर को पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी लगना शुरू हो गई है। इनके तो माजी के बयान देखें, ये क्या बातें करते थे, मौलाना फजल रहमान के मुतालिक क्या बातें करते थे। आज इनको PTI बहुत अच्छी, पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी लग रही है कि बजट जो है आपके लिए हम करें। लिहाजा ये पार्टी ने फैसला करना है, पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हम PMLN के इत्तेहादी हैं, हमारे आपस में फासले बढ़ते भी हैं, हमारे फासले कम भी होते हैं। इत्तेहादी हुकूमतों में जो है चीज़ें चलती रहती हैं। लिहाजा जो है पहली बात तो ये है कि अगर जो है इनको अगर ये चीज़ है तो पब्लिकली बात करें, पहले जो है यही करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये एक मिनट के भी इन्होंने देखें अपने मोहसिनों के साथ क्या किया है। ये मोहसिन कुश जमात है, और मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी इनके ऊपर इस चीज़ पे एतमाद करेगी। सिर्फ ये बोले कि बजट ना पास होने दें और बाकी क्या करेंगे, कि बाकी अपना अपना काम है। लिहाजा देखेंगे पार्टी क्या फैसला करती है। लेकिन मेरा अगर मशवरा होगा तो हम इनके ऊपर एक सेकंड का भी एतमाद नहीं करते, और ये जो है एतमाद के काबिल नहीं है, मैं समझता हूँ। आप कह रहे हैं एतमाद के काबिल नहीं है, लेकिन असद कैसर ने आपको एतमाद के काबिल समझा, तभी वो आए राजा परवेज अशरफ साहब के पास और उन्होंने कहा कि वो बिलावल के सामने पेशकश रखेंगे जो कुछ उन्होंने पेशकश किया है। उनको बहुत बहुत शुक्रिया आपका गवर्नर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए रऊफ हसन साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की रऊफ साहब। सबसे पहले ये फरमाइए, वज़ीर आला जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके पास इख्तियार मौजूद है, वो किसी भी वक्त असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। बजट की मंजूरी भी वो खान साहब से मुलाकात से मशरूत कर रहे हैं। अगर बजट मंजूर नहीं होता सर, तो सूबे में ऑब्वियसली एक बुरान की सिचुएशन होगी, तो फिर इससे ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ नहीं होगा अगेन ये मामला सर? थैंक यू किरण, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए मामला हल हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई इस किस्म का प्रॉब्लम रहेगा। ये तो सबको पता है कि खान साहब की डायरेक्शंस के बगैर जो है फैसले नहीं हो पाते और हो सकते। और काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब भी और बाकी भी जो पार्टी के लीडरान हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरसा दराज हो गया कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जो कि इंतहाई एक गैर मुनासिब जालमाना रवैया है। लेकिन मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये मामला जो है ये हल हो जाएगा, और ये आईनी बुरा जिक्र कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कि वो पैदा होगा। रऊफ साहब 30 जून तक सर अगर बजट मंजूर नहीं होता है तो फिर एतमाद में लेने का वोट भी गवर्नर कह सकते हैं, वजीर आला को इमरजेंसी भी लग सकती है, तो सर इस सिचुएशन में तो फिर PTI को नुकसान ही नुकसान है ना? देखिए आज तारीख जब हम आप पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आज 20 तारीख है, अभी इसमें 10 दिन बाकी है। 10 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है, ये तो कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। एक मुलाकात की बात है, मुलाकात हो जाएगी। अब बाकी जहां तक नंबर्स की बात है तो PTI के पास वहां 2/3 मेजॉरिटी है। वो तो अगर आप 10 दफा कहेंगे स्टैब्लिश कर दें अपनी मेजॉरिटी, तो 10 दफा स्टैब्लिश कर दी जाएगी, 20 दफा स्टैब्लिश कर दी जाएगी। ये बस ये बात नहीं है।
बात सिंपल ये है कि जो एक इशू है वो किसकी वजह से बना हुआ है, वो इशू हमारी वजह से तो नहीं बना हुआ ना। अब खान साहब के साथ जो कि पार्टी के लीडर है, वो पेट्रन इन चीफ है पार्टी के, तो उनकी डायरेक्शंस के बगैर तो पार्टी आगे नहीं चल सकती ना। और ये एक आईनी हक भी है उनका, ये कानूनी हक भी है, ये इंसानी हक भी है। जो जेल मैनुअल के मुताबिक भी मिलना चाहिए, तो उनकी मुलाकात होनी चाहिए। क्या वो वजूहात है जिसकी वजह से उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है रादर देन दिस। ये जो मसला है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया किरण, ये हल हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी, मुझे यकीन है, डायरेक्शन, बजट पास हो जाएगा। सर, असद कैसर साहब मिलते हैं राजा परवेज अशरफ से और वो उनको पेशकश करते हैं बजट में वोटिंग में साथ ना देने के हवाले से। तो सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, आप लोग खुद उन्हें हुकूमत की बी टीम कहते हैं, वो क्यों आपका साथ देंगे? वो हुकूमत के साथ भी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं भी नहीं है, क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कुछ आईनी पोजीशंस एक्सेप्ट की हुई है, जो कि इंतहाई शातराना तरीका है हुकूमत में रहने का, और ये भी क्लेम करने का कि हम हुकूमत में नहीं भी है। फिर यह है कि जब भी कोई इशू आता है इस किस्म का, आप अगर हिस्ट्री को देखें, ट्रेस करें, तो आपको पता होगा कि पीपल्स पार्टी इसी किस्म के बागियाना बयानात से आगाज करती है और उसके बाद फिर उसी तनख्वाह के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां तक असद कैसर साहब की जो मीटिंग है, तो उन्होंने यही कहा है, इनको कहा है कि वॉक द टॉक। आप कहते हैं कि ये बजट जो है ये गरीब का बजट नहीं है, ये अमीर का बजट है, तो फिर आप खड़े हो ना अपनी बात के ऊपर। वजन आपकी बात में है, लेकिन आप खड़े हो, आप एक स्टैंड लें, एक पोजीशन लें, गरीब आदमी के लिए एक पोजीशन ले, एक स्टैंड ले। लेकिन पीपल्स पार्टी में ये हिम्मत नहीं है कि वो उस किस्म का स्टैंड ले। देखिए, ये पार्टी वो, ये पीएमएलएन हो गई, ये पीपल्स पार्टी हो गई, या एमक्यूएमपी हो गई, ये पार्टियां अब सिर्फ हुकूमत में रहने वाली पार्टियां, ये हुकूमत के बाहर इनकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी स्टैब्लिश ही नहीं है, ना को मानेगा ना ये बना सकते हैं। तो इनकी मजबूरी है कि ये हुकूमत में रहे, और वो भी हुकूमत जो है जो कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना लीगल है, और उनके मैंडेट को चोरी करके बनाई गई है। तो ये मेरी अपनी जाती राय ये है कि ये बिल्कुल में ही रहेंगे, किसी किस्म की कोई बगावत नहीं करेंगे। चलिए रऊफ साहब, ये आपकी जाती राय है, लेकिन जिस तरह से असद कैसर साहब ने मुलाकात की है वो गालिबन पार्टी के मैंडेट के साथ ही की होगी ना। आप लोगों के पास है क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देने के लिए या उन्हें ऑफर करने के लिए? क्योंकि मुझे याद है जिस वक्त पीपल्स पार्टी जब इलेक्शंस हुए थे, पीपल्स पार्टी ने आपको ऑफर की थी कि मिलकर हुकूमत बनाते हैं, तो आप लोगों ने मना कर दिया था। तो क्या इस वक्त सोच पैदा हो गई है बात सिंपल ये साथ चलने की? पीपल्स पार्टी से कुछ नहीं मांग रहे। ये पीपल्स पार्टी वाले पिछले 3 हफ्ते 4 हफ्ते से लगे हुए हैं। एक लीडर आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, ये बजट ये नहीं है, बजट में वो नहीं है, बजट में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इनकी गर्दान लगी हुई है। हमने उसके ऊपर उनको चैलेंज किया है कि जी आप अगर बात ये कर रहे हैं तो आप में इतना हौसला, इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि आप फिर उसके ऊपर एक स्टैंड भी लें, आप बजट को अप्रूव ना होने दें। इतनी सी बात है, आप उसको बहुत आगे ले जा रहे हैं। देखिए, जब इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने हमें अप्रोच किया था कि हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। हमने हुकूमत उनके साथ मिलकर नहीं बनाई थी, और ना ही उसके बाद कभी हमने उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने की बात ही कोई ऐसी सोच पार्टी के अंदर मौजूद है। ठीक। अब सर, अगर सियासी मंजरनामा देखते हैं आलमी सतह पर, तो पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रांग हुई है। पाकिस्तान का एतमाद बहाल हुआ है, पाकिस्तान ने जंग जीती, अमेरिका का एतमाद जीता। पीटीआई ने लाख कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात हुई, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल है। आप तस्लीम करते हैं सर मौजूदा हुकूमत मजबूत पोजीशन में आ गई है इस वक्त? कंसिस्टेंट रही है कि कोई भी काम जो कि रियासत के मफाद में किया जाएगा हम उसको सपोर्ट करते हैं। अगर इस विजिट से और इस मुलाकात से रियासत को ताकत मिली है, रियासत को स्ट्रेंथ मिली है, रियासत को रेलेवेंस मिली है, रियासत की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, तो हम उसको सपोर्ट करते थे और करते हैं और करते रहने चाहिए। हम फ्यूचर में भी, मुस्तकबिल में भी उसको सपोर्ट करेंगे। ये बड़ी सिंपल कंसिस्टेंट अप्रोच हमारी रही है। हमारे जो इख्तलाफात हैं उसकी अपनी वजूहात हैं, उसमें नहीं जाते। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब मौका होगा कि उनको डिस्कस करने हम बैठ जाएं। तो जो कुछ भी हुआ है हम और जानना चाहेंगे कि बेसिकली कि उस मुलाकात में लाजमी बात है कि बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए होंगे और बहुत सारी बातचीत हुई होगी। शायद पाकिस्तान से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्या है, अगर हैं तो हम चाहेंगे कि हमें बताया जाए उसके बारे में। लेकिन रियासत के मफाद में जो भी मीटिंग हो, जो भी बात हो, जो भी इनिशिएटिव हो, पीटीआई उसको सपोर्ट है और पीटीआई उसको और आप ये तस्लीम करेंगे कि गुज़िश्ता 1 महीने से हुकूमत की पोजीशन बड़ी मजबूत हुई है और उससे अल्टीमेटली आपकी पोजीशन थोड़ी कमजोर हुई है सर?
जब आप हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल करती हैं तो वो मुझे हंसी आ जाती है। हुकूमत कहाँ है? इस मीटिंग में हुकूमत कहाँ बैठी हुई थी? प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे? डिफेंस मिनिस्टर कहाँ थे? आप हुकूमत कर रही हैं। हुकूमत तो जो है वो है, हुकूमत की बात ही नहीं है। ये पाकिस्तान के मफाद की बात हो रही है। मफाद में जो भी काम होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। और सर इस सारी सिचुएशन में फिर से एहतजाज की बातें हो रही हैं, गो के मौखर हुआ लेकिन कर तो रहे हैं, तो इससे कुछ हासिल नहीं होता जब तक एक पेज पर सिचुएशन ना हो। आप हमेशा से मुज़ाकरात के हामी रहे हैं लेकिन वो हो नहीं सके हैं, तो आप समझते हैं कि सिचुएशन ऐसी आ गई कि पीटीआई को एक कदम पीछे हटना चाहिए? एहतजाज जो है वो मौखर हो चुका हुआ है। जी जी, इस वक्त कोई एहतजाज जो है उसकी कॉल टेबल पे नहीं है, वो मौखर हो चुका हुआ है 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद देखेंगे खान साहब क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके मुताबिक हम अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो जहां तक रहा पीटीआई के स्टांस की, जो आपने सवाल किया है, तो वो स्टांस में किसी किस्म की कोई चेंज जो है वो नहीं आई। विरासत के मफाद में हम डायलॉग के हामी थे और डायलॉग के हामी हैं। मैं ज़ाती तौर के ऊपर हमेशा से मैं डायलॉग का हामी रहा हूँ और मैंने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां भी मैं गया हूँ मैंने उसके बारे में आवाज उठाई है, उसकी हमायत में आवाज उठाई है। सर अच्छा मुझे ये भी फरमा दीजिए, खान साहब की बहनें उनसे मुलाकात करके आई तो उन्होंने बताया कि खान साहब ने इंतजार करने का कहा है ईरान और इसराइल के मामले पर। इस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि खान साहब की तरफ से इन हमलों की मजम्मत नहीं की जा रही, इसकी वजह बताएंगे रऊफ साहब? जिस दिन रात को अटैक हुआ है किरण, आप जरा थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर लिया करे सवाल करने से पहले भी मैंने महसूस कर रहा था कि शायद आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। पहला जो बयान जारी हुआ है वो पीटीआई की तरफ से जारी हुआ है, कॉन्डमनेशन का, हमले का, अटैक कहते हैं, तो मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा। आज सुबह हमारा एक डेलीगेशन जो है वो ईरानियन एम्बेसडर से मिल के आया है और यकजहती का इजहार करके आया है उनके साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं। और वो स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए और उसके बाद उसको फॉलो अप जो है वो एक जाती मीटिंग के साथ उसके साथ जो की है आज हमारी डेलीगेशन ने, ये सब कुछ है। खान साहब का स्टांस इस सूत्र में बिल्कुल क्लियर रहा हुआ है। उन्होंने हमेशा हमें यही कहा है कि हम एग्रेसर के साथ नहीं खड़े हो सकते, हम अमन के लिए खड़े होंगे। और इसमें इजराइल एग्रेसर है, इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। ऑब्वियसली पीटीआई ईरान के साथ खड़ी है, हमारी हमदर्दियां ईरान के साथ हैं और इसी का इजहार हमने अपनी स्टेटमेंट में भी किया था और इसी का इजहार आज जो हमारा डेलीगेशन ईरानियन एम्बेसडर को मिलकर उनके साथ फिजिकल मुलाकात में भी किया। रऊफ साहब आप कह रहे हैं सर कि मैं अपडेटेड नहीं हूं, तो सर मैं अपडेट हूं। आपको ज़रूरत है कि आप खुद को अपडेट करें, आपकी टीम से कहें कि वो आपको अपडेट करें, क्योंकि 17 जून को जब खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात होती है उसी वक्त ही एक्स पर एक पोस्ट आती है जिसपे सारी चीज़ें मौजूद हैं। कितने टाइम उनको हो गया, अहले खाना से कब नहीं मिलने दिया जा रहा, बजट के हवाले से बात हो रही है, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उस पर एहतजाज को मौखर करने की बात हो रही है, लेकिन नहीं हो रही तो इसराइल का जो ईरान पर हमला है उस पर नहीं हो रही है। और माजी में हमने देखा है खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इस पर रहा है, बहुत सारे उनके पैगामात मौजूद हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस टाइम पे जब सवाल हो रहा है उस वक्त खान साहब की तरफ से किसी भी किस्म का कोई मैसेज नहीं आ रहा। और यही बात उनकी बहनें भी बाहर आकर कह रही हैं, गालिबन वो भी आपकी नॉलेज में नहीं है कि बहनों ने आकर कहा कि खान साहब ने इस पर इंतजार करने का कहा है। बहरहाल जी बेहद शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाजरीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।